स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि स्टडी को कभी भी बोझ नहीं बनाना। एंजॉयमेंट के साथ स्टडी करोगे तो स्टडी कभी बोझ लगेगी भी नहीं और आसान तरीके से आप कब में सिलेक्शन ले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी तो बातें हम करते ही रहते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा आपके साथ इतनी वार्तालाप करनी नहीं है, क्योंकि रोज बातें करनी है। ठीक है, रोज हम एक ही चीज बोलते हैं, तो आज भी हम वही चीज आपके साथ आपके लिए बोलने चाह रहे हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर, इस वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले जितने भी सेशंस हैं आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी वोकैब को सबसे पहले मजबूत कर सकें। ठीक है, इस पार्ट में अपने या इस सेक्शन में अपने स्कोर को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकें। ठीक है, जिससे जितना जल्दी आप इसमें स्कोर अपने बढ़ा लेंगे उतनी जल्दी आपके सिलेक्शन आपके पास आता चला जाएगा। ठीक है, सो आपको पता ही है ये हमारा वोकेबलरी सीरीज के अंदर आपके साथ डिस्कस की जा रही है, जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर ये सेशन कौन सा होगा, ये सेशन 8 होने वाला है, ये सेशन 8 होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए, तो सेशन में सबसे पहले आपको पता है हम क्या डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो बस सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है एक्युमुलेटेड। क्या है? एक्युमुलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्युमुलेटेड? सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन आप मेरे साथ करेंगे, क्या होगी? एक्युमुलेटेड। क्या होगा? एक्युमुलेटेड। ओके, चलिए एक्युमुलेटेड। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो सबसे पहले इसके मीनिंग को हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग में मैंने इंग्लिश में मीनिंग क्या लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे, टू गैदर और पाइल अप स्पेशली लिटिल बाय लिटिल। टू गैदर और पाइल अप स्पेशली लिटिल बाय लिटिल मतलब गैदर यानी इकट्ठा करना, पाइल अप माने इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करना स्पेशली लिटिल बाय यानी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे पाइप पाइप जोड़ के आप पैसा जमा करते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ ही भी चीज यानी कोई भी चीज हो उसको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? एक्युमुलेट कहलाता है, एक्युमुलेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी हिंदी की बात करो, हिंदी का मीनिंग इसका बहुत आप अच्छा लिख सकते हैं, हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका वेट करेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है संचित। ठीक है, क्या होता है? संचित। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स की मैं बात कर लेता हूं आपके साथ। सिनोनिम्स क्या है? गैदर, कलेक्ट, असेंबल। गैदर, कलेक्ट, असेंबल। तो सिनोनिम आपको समझ में, मतलब गैदर माने इकट्ठा, कलेक्ट माने इकट्ठा, असेंबल माने इकट्ठा करना, तो यानी दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एक्युमुलेटेड। ओके, एक्युमुलेट। ओके, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स और भी आसान, डिसिपेट, मैंगल, ब्लास्ट, लिक्विडेट। ठीक है, ये सिनोनिम्स या ये एंटोनिम्स ऐसे एंटोनिम्स है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके एक्युमुलेशन के, एक्युमुलेटेड वर्ड के मीनिंग को भी डिस्कस कर लिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग को भी डिस्कस कर लिया। अब हम इसे और अच्छे तरीके से जब डिस्कस कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे जब इसके एग्जाम्पल को हम देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देख लेंगे। एग्जाम्पल देख क्या है? एग्जाम्पल है, he aimed to accumulate 50,000 rupees for laptop। यानी उसने एम करा है कि मैं 50,000 रुपए एक्युमुलेट करूंगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करूंगा, जिससे कि किसके लिए? फॉर लैपटॉप, लैपटॉप के लिए, क्योंकि मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं लैपटॉप को खरीदने के लिए मेरे पे अभी पैसे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 50,000 रुपये जोड़ूंगा, उसके बाद मैं लैपटॉप को परचेज कर लूंगा। ठीक है, इसका मतलब यही निकलता है ना? निकलता है, निकलता। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, पूरा वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सेकंड वर्ड। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ करेंगे। क्या है प्रोनाउंसिएशन? नर्चर। क्या है? नर्चर। क्या है? नर्चर।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्चर? ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश मीनिंग इसका क्या है? इंग्लिश मीनिंग है टू प्रोटेक्ट समबडीज व्हाइल ही शी इट आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। टू प्रोटेक्ट समबडी व्हाइल ही शी इट कुछ भी हो सकता है, आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग यानी कोई भी चीज, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, मैं बात कर रहा हूँ व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा, कोई भी चीज होती है जब वो ग्रो कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, तो उसे उस समय प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उस समय प्रोटेक्ट करना, उससे उसकी उस समय केयर करना, दैट इज नर्चर। यानी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब निकलता है पालना। क्या निकलता है? पालना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब निकलता है पालना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब निकलता है पालना। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो सिनोनिम्स इसके निकलता है ब्रिंग अप, केयर ऑफ। ठीक है, ब्रिंग अप और केयर ऑफ। ठीक है, ब्रिंग अप और केयर ऑफ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, हिंडर, स्टॉप, क्लॉग, इनहिबिट, प्रिवेंट। मेरे साथ एक बार बोल देंगे, ये भी याद हो जाएंगे आपको। नेग्लेक्ट, हिंडर, स्टॉप, क्लॉग, इनहिबिट, प्रिवेंट। ठीक है, चलिए अब ये वर्ड हमें पूरा समझ में आ गया होगा, देख लिया हमने, लेकिन इसे जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक इसके एग्जाम्पल को इसके लिए नहीं समझ सकेंगे, इसको एग्जाम्पल में यूज ना कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल को यूज ना कर ले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को पढ़ना। द टास्क ऑफ अ पेरेंट्स यानी ऑफ इज टू नर्चर। ठीक है, नर्चर को हाईलाइट करा हुआ है, हिज और हर चिल्ड्रन, हिज और हर चिल्ड्रन। यानी जो पेरेंट्स का सबसे जो मेहनत वाला टास्क होता है, जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है, वो क्या होता है? अपने बच्चे को, चिल्ड्रन को पालना, उसकी सही तरीके से प्रोटेक्शन करना। ठीक है, उसकी केयर करना। ठीक है, उसको, क्योंकि वो ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उस फेज में जब हमारे माता पिता क्या होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, तो वो हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इस दिशा में जाना है, तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकोगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड वर्ड, एंड सेकंड वर्ड के हिंदी, इंग्लिश सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जांपल के थ्रू हमने इसे और अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड वर्ड की। थर्ड इज apparent। ओके, थर्ड इज apparent। apparent की बात करता हूं तो apparent के सबसे पहले हम इंग्लिश मीनिंग की मैं बात करूंगा। इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो इंग्लिश मीनिंग इसका निकलता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टैंड। क्लियरली विजिबल और अंडरस्टैंड यानी जो एकदम विजिबल हो, दिखने में अच्छा, दिखने में क्लियर हो, एकदम एचडी क्वालिटी में दिख रहा हो। ठीक है, और समझने में भी आसान हो। ठीक है, यानी इंग्लिश में मतलब हमें समझ में आ गया होगा। अब हिंदी में इसको अगर कहना चाहें तो एक वर्ड में कह सकते हैं स्पष्ट। क्या कह सकते हैं? स्पष्ट। क्या कह सकते हैं? स्पष्ट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम की ओर डिस्कस कर लेते हैं। सिनोनिम है एविडेंट, मेरे साथ बोलेंगे, प्लेन, ऑब्वियस, क्लियर, मैनिफेस्ट, विजिबल। ठीक है, these are the synonyms of this word, means apparent word। ओके, तो एविडेंट, प्लेन, ऑब्वियस, क्लीन, मैनिफेस्ट, विजिबल। ठीक है, बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? जो क्लियर होगा, जो क्लियर नहीं होगा उसका एंटोनिम होगा अनक्लियर, ऑब्सक्योर। ठीक है, तो इसके मीनिंग, हिंदी, सिनोनिम, एंटोनिम सब चीज डिस्कस कर ली। सब चीज डिस्कस कर ली, नहीं कर ली? कहोगे हाँ कर ली। कर ली नहीं कर ली? अरे कर ली। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है मैंने, फॉर नो अपेरेंट, मैंने हाईलाइट करा हुआ है, रीजंस शी लाफ्ड। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपके लिखा है, फॉर नो अपेरेंट रीजन शी लाफ्ड। ठीक है, यानी उसने बिना स्पष्ट रीजन जाने हंस पड़ी। और नो अपेरेंट रीजन, ने अपेरेंट रीजन भी नहीं जाना, उसके बाद वो फिर भी वो हंस पड़ी। जैसे कहते हैं आप बात वार्तालाप कर रहे हो, ठीक है, उसने थोड़ी सी बात सुनी और वो हंसने लग गया सामने वाला। आप कहो क्यों हंस रहा है भाई? क्यों हंस रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तू क्यों हंस रहा है? तूने मेरी बात सुनी नहीं, जो हुआ उसका रीजन जाना नहीं, एपरेंट रीजन जाना नहीं, स्पष्ट रीजन तूने जाना नहीं, और तू हंस रहा है।
यानी पहले रीजन जान लेता, हंसने वाली बात ना होती, क्या पता तू पहले ही हंस दिया। तो ऐसे ही इसका यहाँ पे मीनिंग निकाला जा रहा है। फॉर नो अपरेंट रीजन शी लाफ्ड, यानी बिना रीजन, उसने बिना स्पष्ट रीजन जाने वो हंस पड़ी, वो बहुत गलत हुआ। ठीक है, बहुत उनने हम मुझे मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी, इस तरीके की बात कहते हैं ना। तो चलिए, ये हमें समझ में आ गई। ये तो थोड़ी सी थी मजाक की बात। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मजाक भी होता रहना चाहिए, जिससे कि हमारे इस सेशन में बोरियत फील ना हो, है ना। हम बोर बिल्कुल फील कराने के लिए आपको ये सेशन नहीं करा रहे हैं। हम इस सेशन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं, इस तरीके से बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप हंसते हंसते, खेलते खेलते और मजे से इस सेशन को कवर कर ले जाए। और ज्यादा लंबा सेशन में एक खींचता भी नहीं, यानी ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं होता। 25 से 30 मिनट्स का सेशन होता है, उससे पहले भी कभी कभार खत्म हो जाता है, कभी कभार उसके बाद में होता है, तो इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, यानी इस सेशन को कभी भी मैं 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स के करीब नहीं लेकर जाता, क्योंकि हमें इस सेशन को बोरियत नहीं बनाना, हमें अच्छे तरीके से अपने इस वोकेबलरी वाले सेशन को समझना भी है। ठीक है, थोड़े से मजे भी करने हैं, थोड़ी सी मजाक मस्ती भी हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है। चलिए बात, ठीक है, थोड़ी सी मजाक मस्ती चलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपके सामने जो फोर्थ आ रहा, फोर्थ वर्ड है जो वो है पर्टेन। ठीक है, फोर्थ वर्ड क्या है, पर्टेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टेन? पर्टेन का मीनिंग क्या होता है? तो पर्टेन का मीनिंग की मैं बात करूं, सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, बी अप्रोप्रिएट, रिलेटेड और एप्लीकेबल टू। ठीक है, बी अप्रोप्रिएट, रिलेटेड और एप्लीकेबल टू, मतलब 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 ये है, यानी एक तो रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड होगा कब, जब वो अप्रोप्रिएट होगा, और जब रिलेटेड अप्रोप्रिएट दोनों होगा तो उसे हम एप्लीकेबल भी मानेंगे, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा ना, है ना। जहां जहां उससे रिलेटेड चीजें आएंगी वो वहां वहां एप्लीकेबल होगा। तो पर्टेन का मतलब ये भी हुआ। ठीक है, अप्रोप्रिएट भी हुआ, रिलेटेड भी हुआ, एप्लीकेबल भी हुआ। अगर हिंदी में एक वर्ड में आंसर देना चाहे, यानी हिंदी में इसके मीनिंग को जानना चाहे, तो बहुत आसान है। इसका हिंदी मीनिंग वो होता है संबंधित। क्या होता है, संबंधित। क्या होता है, संबंधित। ठीक है, क्या होता है, संबंधित। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, है ना, मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, अब आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, एकदम करेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब होता है संबंधित, इसका मतलब होता है संबंधित। ठीक है, तो रिलेटेड। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स की मैं बात कर लेता हूँ। सिनोनिम्स होंगे अप्लाई, बियर, रेफर, रिगार्ड, रिलेट। मेरे साथ बोल लेंगे एक बार, अप्लाई, बियर, रेफर, रिगार्ड, रिलेट। बहुत बढ़िया, एक बार और बोल लो ना, अप्लाई, बियर, रेफर, रिगार्ड, रिलेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसका वर्ड समझ में आ गया। अब आप कहोगे हमें एंटोनिम समझने हैं। एंटोनिम समझने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, या नहीं हो। ठीक है, वो कोई समझने वाली बात नहीं, वो एंटोनिम्स उन्होंने आपको सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है बहुत ही बेस्ट वर्ड है, आज के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो देखिए, इसके सबसे पहले एंटोनिम्स और देख लेते हैं, उसके बाद इस वर्ड को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो डिसकनेक्ट, डिसजॉइन, डिवाइड। तो वो जो संबंधित नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और वो अलग अलग होगा, यानी डिवाइड करेगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पर्टेन वर्ड का मीनिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों, और सिनोनिम और एंटोनिम्स। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लिया है। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। ठीक है, अब सच्चाई कैसे है आप कहोगे, तो देखिए, सच्चाई ये ऐसे है। मैं लिखा है, एवरी टीचर शुड टीच द स्टूडेंट पर्टेन टू एग्जाम। एवरी टीचर शुड टीच द स्टूडेंट्स पर्टेन टू एग्जाम, यानी हर एक टीचर को स्टूडेंट को एग्जाम से संबंधित चीजें पढ़ानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम से संबंधित चीजें पढ़ानी चाहिए। तो देखो कितना बढ़िया वर्ड है। ठीक है, हमने इसको रियल लाइफ से भी जोड़ के देखा। ठीक है, तो देखिए ये तो एक सच्चाई थी। ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिखी एक सच्चाई थी, ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश करी। यानी आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि हमारे जो हमारा एरिया है, कहीं भी रह रहे हैं, उधर आपको टीचर इतने मिलेंगे, हद से ज्यादा टीचर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, हर गली में जाओगे तो पढ़ाने वाला आपको एक ना एक टीचर तो मिल ही जाएगा।
ठीक है। तो ये सारे के सारे टीचर्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन कौन सा टीचर आपको पर्टेन टू एग्जाम यानी रिलेटेड टू एग्जाम यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा है, वो बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोग किस बस अपने इनकम इस टीचिंग को इनकम का सोर्स बना चुके हैं। टीचिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ध्यान रखना है। टीचिंग खाली इनकम का सोर्स नहीं होता, बल्कि वो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर उनका बौद्धिक विकास करता है, यानी उनके डेवलपमेंट में हिस्सा बनता है। ठीक है, और जो आपका डेवलपमेंट चाहता है, आप उसको गुरु मानते हैं, नहीं मानते हैं? ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट, जैसे आपके माता पिता, आपका गुरु जिससे आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, आपका टीचर, ठीक है। लेकिन आप कहोगे हमारे लिए तो जो भी कोई हमें पढ़ाता वो टीचर है। देखिए, टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ाता है, टीचर वो होता है जो आपको सही राह दिखाता है। अगर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो उसी के इर्द गिर्द रहकर आपको वही चीजें समझाता है, तो वो टीचर टीचर कहलाता है। बाकी टीचर नहीं, बल्कि बिजनेस मैन कहलाते हैं। ध्यान रखना है आपको, है ना, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये देखिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि हर कोई टीचिंग में लगा हुआ है, पढ़ा रहा है। आप कहोगे कि हम तो ऐसे ही लोगों से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचिए। ठीक है, आपको ऐसे लोगों से बचना है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा है उससे पढ़ो, मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है? आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, देखिए कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और हमारा टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है। हमें जो टीचर ने पढ़ाया क्या उससे रिलेटेड आज तक क्वेश्चन आया? आया तो कितने आए? अब कहो ने पूरा इतना ब्रीफली एक टॉपिक बोला, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, अब उसने इतना टाइम बर्बाद करा आपका, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान की बात भी चलती रहेंगी, मौज मस्ती भी चलती रहेगी, सेशन हमारा गुजर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हमारे वोकेबलरी वाला सेशन खत्म हो गया, यानी पार्ट खत्म हो गया, सेशन खत्म नहीं हुआ है, वोकेबलरी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे, आपको पता है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपने वोकेबलरी सेशन का, वो है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं, क्या है? हॉर्डिंग। क्या है? हॉर्डिंग। क्या है? हॉर्डिंग। मेरे साथ बोलते रहेंगे, हॉर्डिंग। ठीक है, तो होर्डिंग का मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू सीक्रेट स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज, मतलब आप सीक्रेटली यानी चोरी चोरी कुछ स्टोर कर रहे हैं, जितना अलाउड है उससे ज्यादा, जितना अलाउड है उससे ज्यादा। यानी हिंदी में इसका एक सिंपल मीनिंग लिख सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जमाखोरी। क्या लिखेंगे? जमाखोरी। ठीक है, जमाखोरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड इज क्लेप्टोमीनिया। ठीक है, सेकंड वर्ड इज क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी जिसके अंदर चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है। यानी तीव्र इच्छा यानी उसकी हैबिट होगी, यानी उसके अंदर एक डिजीज होगी, यानी वो चोरी करके ही हर एक चीज करना चाहता है। उसे अपना कुछ काम करना है तो चोरी करके, पैसे चाहिए तो चोरी करेगा। ठीक है, शराब पीनी है तो चोरी करेगा, खाना खाना है तो चोरी करेगा। अरे उसे चोरी करने की आदत लग चुकी है, यानी चोरी करने की बीमारी हो गई है ना। तो इसका जो मतलब निकलता है वो निकलता है चोरी करने की बीमारी। ठीक है, चोरी करने की बीमारी। ठीक है, तो OWS भी हमारा कवर्ड हो गया। OWS मैंने क्या कहा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में OWS कहते हैं। क्या कहते हैं? OWS कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ OWS कहते हैं। क्या कहते हैं? OWS। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा मिस स्पेल्ट वर्ड का आता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा मिस स्पेल्ट वर्ड का आता है, यानी अब मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, आपको पास दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे को बताइए।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिए होंगे। और अब आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे, जो भी आंसर होगा उसके बाद जिसके आंसर सही होंगे वो आप क्या करें, अब आप एक काम करेंगे, आप कमेंट में यस लिखेंगे, ठीक है। कमेंट में यस लिखना मत भूलना, ठीक है, जिसके आंसर सही है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड, हम इसमें देखें, इसमें अगर हम वर्ड को देखें तो हमारा जो पूरा का पूरा एक वर्ड बन रहा है वो इसी को 4 तरीके से लिखा गया है। वो है फॉर्मरली। क्या है? फॉर्मरली, ठीक है। क्या है? फॉर्मर प्लस ली, ठीक है, फॉर्मरली, ठीक है। क्या है? फॉर्मरली। एक मिनट रुकिए, मैं इसे सही कर देता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्मरली, ठीक है, ये है। तो यानी एल वाई को हम लगा लेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हमारा जो वर्ड है फॉर्मर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए फर्मर, ये कोई वर्ड नहीं होता, फर्मर, ठीक है। अब फोर मार हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फर्मर हो गया, ठीक है, फर्मर। हमें फॉर्मर चाहिए, फर्मर नहीं चाहिए, ठीक है। फुरमर भी नहीं चाहिए, फॉर्मार भी नहीं चाहिए, हमें फर्मल चाहिए। तो हमारा वर्ड क्या हुआ? सही, सही वर्ड हुआ फॉर्मर। और एल वाई हमारा इसी में बाद में लगा देंगे, फॉर्मरली, ठीक है। तो हमारा जो सही वर्ड हुआ क्या है? वो फॉर्मरली, ठीक है, फॉर्मरली, ठीक है। कौन सा वर्ड हुआ? फॉर्मरली, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मरली? फॉर्मरली का मीनिंग क्या होता है? यानी फॉर्मरली का मतलब होता है इन पास्ट, ठीक है, इन द पास्ट या इन पास्ट, यानी जो पुराना, यानी पास्ट की चीज को हम फॉर्मर कह देते हैं, ठीक है। यानी अ फॉर्मर स्टूडेंट, यानी पुराना विद्यार्थी है मेरा ये, है ना, पुराना स्टूडेंट है मेरा ये, है ना। जैसे आप कह सकते हो बिफोर नाउ, अब से पहले, बिफोर नाउ, अब से पहले, यानी अब से पहले ये मेरा अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन अब तुम हो, है ना, कहते ना। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मल का मतलब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखा हुआ है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को ही 4 तरीके से लिखा गया है, ठीक है। इंटेलिजेंस को ही 4 तरीके से लिखा गया है। अब कौन सा करेक्ट होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा? सबसे पहले इसको, इन वर्ड्स को जो गलत है उनको एलिमिनेट करना सीखेंगे। देखो, इंटेली, इंटेली में सबसे पहले डबल एल आता है, ठीक है, तो एल आई काट देंगे, यानी पहला वर्ड और थर्ड वर्ड का खत्म हो जाएगा। अब जेंस होता है, जी ई एन सी होता है, जी ई एन एस ई थोड़ी होता है, यानी ये भी गलत हो गया। तो कौन सा वर्ड सही हुआ? हमारा जो वर्ड हुआ डी इज द राइट ऑप्शन, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी, द एबिलिटी, लिखने की कोशिश करता हूँ, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक, ठीक है, थिंक, ठीक है। तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, अंडरस्टैंड लर्न थिंक, ये मतलब आपके अंदर समझने की, सोचने की, याद करने की शक्ति, यानी एबिलिटी ही क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका एक डिपार्टमेंट भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मिस स्पेल्ड वर्ड में आपको चीज कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर सही होगा तो कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप कहोगे कि स्पेलिंग टेस्ट आप ये हमारे से क्वेश्चन तो करा ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये सुधरेगा कैसे? अब आपको जो भी वर्ड मैं आपको रोज करा रहा हूँ, आप उसे एक बार 5 बार लिख लेगा, ठीक है। दिन में एक बार 5 बार लिखिएगा, ठीक है। 5 बार लिख लेंगे तो आप आसानी से आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लास्ट जो पार्ट हमारा बचता है हमारे आज के सेशन का, या हर सेशन का जो हम बचता है, वो हमारा होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, ठीक है। क्या होता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही आसान वाली मैं कराता हूँ, यानी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है और हमारे के नॉर्मल यूज में भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो वर्ड हम पढ़ेंगे वो है डू अ गुड टर्न, ठीक है। डू अ गुड टर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू अ गुड टर्न? डू अ गुड टर्न का जो मीनिंग होता है, डू अ गुड टर्न का जो मीनिंग होता है उसका टू हेल्प समवन। क्या होता है? टू हेल्प समवन, यानी किसी की मदद करना, ठीक है, किसी की मदद करना। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, देखेंगे। वी शुड डू अ गुड टर्न, यानी डू अ गुड टर्न एक फ्रेज है जिसे मैंने आपके सामने हाईलाइट भी कर दिया है, फॉर पुअर पीपल। वी शुड डू अ गुड टर्न फॉर पुअर पीपल, यानी हमें पुअर पीपल्स की, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी डाउट? इफ डाउट, if you have doubt in your mind, so you can ask in my comment box in
you have ability of this, you have a power, ठीक है, of this thing, ठीक है, इस चीज की आपके पास पावर है कि अगर आपके पास कोई भी डाउट है आपके माइंड में, आप क्या करेंगे, सिर्फ उसे टाइप करना है, मेरे पास सेंड कर देना है, मेरे पास पहुंच जाएगा, उस डाउट को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फ्रेज की, जो कि लास्ट फेज है आज के सेशन की। 25 मिनट्स हो चुके हैं इस सेशन को, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे सेशन चालू है, मतलब हम अपने सेशन को खत्म ही कर चुके हैं एक तरह से। तो जो मैंने कहा था कि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचते, हमें इस सेशन को बोरियत नहीं बनाना, हमें एकदम मौज मस्ती के साथ, इंजॉयमेंट के साथ अपने फ्रेजेस को, अपने इडियम्स को, अपने वर्ड्स को, अपने वोकेबलरी को, OWS को, मिस स्पेल्ड वर्ड को बढ़िया तरीके से कवर करते हुए जाना है, अपने इस क्राइटेरिया को यानी इस सेक्शन को मजबूत बनाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो देखिए डेड इन हार्नेस, ठीक है, सेकंड वर्ड इज डेड इन हार्नेस। डेड इन हार्नेस यानी इसका मीनिंग की मैं बात करूं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डेड वाइल वर्किंग, यानी ये एक फैक्ट्री है, मान के चलिए यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ये यहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वर्कर्स जब काम कर रहे हैं और ये पटाखे की फैक्ट्री यानी क्रैकर्स की फैक्ट्री है, यहाँ पे एकदम से आग लग जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो इसे ये हो जाएगा डेड इन हार्नेस, ठीक है, यानी यहाँ पर लोग काम करते हुए मर गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो इसको भी देख सकते हैं, लिखा है माई अंकल हैड डाइड इन हार्नेस, मेरे जो अंकल हैं वो उनकी डेथ हो गई हार्नेस में, यानी वर्किंग काम करते हुए उनकी डेथ हो गई इन क्रैकर फैक्ट्री, यानी पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ फ्रेजेस, आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आज के कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड वोकैबुलरी सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सब चीज समझ में आई होगी, और हमने बढ़िया तरीके से इसको कवर करा, सेशन को ज्यादा लंबा भी नहीं खींचा, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें नहीं करा रहा हूँ जिससे कि आपको बोझ लगे, या फिर आपको ऐसा लगे यार एक एक घंटे की वोकैब्स की वीडियो देखनी पड़ेगी, यार ये तो इससे बढ़िया हम किसी बुक से कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके की मैं चीजें नहीं चाहता हूँ, मैं आपको कम चीज में आउटपुट ज्यादा देना चाहता हूँ, यानी आपने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, मैं आपको 100 रुपीज बना के देना चाहता हूँ, है ना। इस तरीके की बात आप कर सकते हैं, यानी इस तरीके की सोच आप रख सकते हैं, और मेरे इस सेशन को ऑन करके इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज के अंदर समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, मैं कई बार इस अपने सेशन में बोलता हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, बता देना। अब वो आपकी हेडेक है कि आप मुझे बताते हैं नहीं बताते हैं, तो ये आपकी हेडेक है, तो इस पे अमल करेंगे, तो अगर डाउट नहीं होगा तो क्यों भेजेंगे, ये भी बात ठीक है ना। तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों भेजेंगे जबरदस्ती, तो डाउट तो बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज की भी सेक्शन में इतना ही, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करेगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सेशन सबसे पहले आपको दिखेंगे। और आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने एक और सुविधा प्रोवाइड कराई है आपको, कि ये जो हमने वोकैब्स आपके साथ डिस्कस करी, इसकी PDF भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक उसका, आप वहां से इसे डाउनलोड करके अपने टाइम को भी स्टोर कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं, और इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।